मेरे मन में इस बच्चे के लिए प्यार उमड़ता ही नहीं, कहा था उसने। पर ये बात तो शुरू के दिनों की है। बाद में असहाय वेदना, बढ़ता रक्तचाप तथा अत्यधिक तनाव के बीच भी उसने अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कोमल भावनाएं जरूर पाली होंगी। उसके आने से सभी विपत्ताएं दूर हो जाएंगी, ये कामना भी की होगी। 8 वर्षीय बेटी से प्रसव के कारण 2-3 महीने दूर रहने की कल्पना ने उसे और भी दुखी किया होगा। बच्ची तो छोटा भाई या बहन मिलने के बहलावे से बहल भी गई होगी, मगर वो खुद बेटी से दूर रहकर एक दिन भी शांति से नहीं रह पाई होगी। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा कमोबेश सभी को था। समय से पहले मरे हुए बच्चे का जन्म, गला हुआ माथा, मुड़े हाथ पांव और अविकसित भूरण, 8 महीने से जगी संभावना का अंत। मैं आजकल बड़ी ढीठ हो गई हूँ, जानती हैं दीदी। कल सास ने तनु से पूछवाया, मम्मी से पूछ भुट्टा खाएगी क्या? भूख से कुलबुलाते मैंने कहा, हाँ। तो वो बोली, बोल, जाकर ले आए। अंदर सोई थी मैं, बाहर दादी पोती की आवाजें आ रही थी। मैंने तनु से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं ला सकती। सास बोली, ला नहीं सकती तो खाएगी क्या? तनु अंदर बाहर आ जाकर बातचीत जारी रखे थी। फिर भुट्टे आए भी और मैंने बेशर्मी से खाए भी। आप सोच सकती हैं दीदी, मैं कभी ऐसी हो जाऊंगी? 3-4 दिन तक मेरे जहन में उसकी ही बातें घूमती रहीं। उससे जब भी फोन पर बात होती, वो अपने अंदर का भरा सारा गुबार उड़ेल देती। कई बातें ऐसी भी होती जो आमने सामने उसे कहने और मुझे सुनने में संकोच हो सकता था। आखिर वो मुझसे काफी छोटी है। फोन पर ना मैं उसका शर्मसार चेहरा देख सकती थी, ना वो मेरा। रिया रीना की छोटी बहन है और रीना मेरे बचपन की सहेली। रिया मेरे सामने बड़ी हुई, बहनों में सबसे छोटी। उसके जन्म के बाद भाई के जन्म के कारण परिवार की वो लाडली बन गई। रूप, गुण, आभिजात्य, संस्कार, शिक्षा, खानदान व पैसा, ये 7 गुण ही तो देखते हैं लड़की में। और रिया इन 7 गुणों में श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। लड़कों में तो गुण देखने का चलन ही नहीं है। अगर होता तो अजय के 7 खाने खा ली। लड़की सुंदर हो, फिर सामान्य से भी कम दिखने वाला पति मिले तो समस्या खड़ी हो सकती है। शायद ये किसी ने नहीं सोचा। फिर ना उसका काम के प्रति कोई लगाव, ना महत्वाकांक्षा और स्वभाव। संस्कार, शिक्षा की तो बात करना ही बेमानी। उसका क्रोध ऐसा कि 30 दिन घर में आतंक छाया रहता। कभी मम्मी पापा के साथ, तो कभी बहनों के साथ, तो कभी नौकरों या पड़ोसियों के साथ। रिया के आने के बाद सारा कहर उस पर बरसने लगा। मैं अक्सर सोचती, रिया के घर वालों को अजय में क्या खूबी दिखी। संपन्न घर का इकलौता बेटा, घर, गाड़ी, अर्थात भविष्य सुरक्षित। मगर रिया जैसी लड़की को क्या इन सब की कभी कमी हो सकती थी? अजय के स्वभाव से परेशान उसके मम्मी पापा ने सोचा था कि समझदार, सुंदर लड़की आकर उसे सही रास्ते पर ले आएगी। परंतु शादी के बाद स्थिति इतनी विकट हो जाएगी, इसका अनुमान तक वो नहीं लगा सके थे। अब अजय के जुल्मों सितम का निशाना थी वो पराई लड़की, जो शादी के इतने वर्षों बाद भी किसी की भी अपनी नहीं हो सकी थी। हाँ, विगत 8-9 वर्षों के वैवाहिक जीवन में
उसके खाते में छोटी उम्र में उच्च रक्तचाप जैसा रोग और 8 वर्ष की प्यारी सी बेटी तनु, ये 2 ही जुड़ पाए थे। इतने वर्षों बाद अनचाहे ही सही फिर गर्भ का अंदेशा हुआ तो घबरा गई थी रिया। खुद को सामान्य करने में उसे बहुत वक्त लगा था। बड़ी मुश्किल से बीते थे वो 8 महीने, और उसका अंत भी क्या कम जानलेवा था। प्रसव के लिए दिल्ली अपने मायके चली गई थी। डॉक्टर मम्मी पापा पर बरस पड़ी थी। इस बार लड़की बच गई है, चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो सके तो कृपया उसकी समस्याएं सुलझाएं, नहीं तो मर जाएगी वो। इतना हाई ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके मम्मी पापा कांप उठे थे। रिया ससुराल से दिल्ली आती तब उसका उदास चेहरा, सूनी आंखें व अजय के फोन आते ही कांप उठना। पर उससे इतना भर जाना कि अजय क्रोधी स्वभाव का है और मानसिक रोगी भी है। कई कुंठाएं पाल रखी हैं उसने। डॉक्टर कहती हैं कि उसकी समस्याएं सुलझाएं। रिया की तकलीफों का निवारण अलगाव से हो सकता है। अजय से अलगाव का अर्थ है रिया व नन्ही तनु का भविष्य, अकेलापन, लोगों की उठती उंगलियां, उससे उपजा नया तनाव। रिया के मम्मी पापा अपनी बेटी के दुख में घुलते जा रहे थे। उसकी पूरी त्रासदी के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे, परंतु कोई आर पार का कदम उठा लेने जैसा निर्णय नहीं कर पाते थे। मेरी रीना से इस बारे में अक्सर बहस होती। उसके पापा का अपने परिवार तथा व्यवसाय क्षेत्र में बहुत नाम था, पर रिया का प्रकरण ना सुलझा पाने के पीछे ये बात भी रही हो कि उनके बेदाग घराने पर एक दाग लग जाएगा कि एक बेटी वापस आ गई ससुराल से। कमोबेश ऐसे ही आदर्शवादी और परंपरावादी संस्कारों के परिवेश में रिया पली थी। तभी वो सह रही थी। शुरू में उसने अजय को समझाने की, वश में करने की बड़ी कोशिशें की, मगर नाकाम रही और फिर हताश हो गई। पिछली बार मैं दिल्ली गई तो उसके पापा ने मुझे फोन करके बुलाया था। वो रिया के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। मैं रीना से मिलने कई बार उसके घर गई थी, पर अंकल आंटी से बस औपचारिक नमस्ते ही होता था। रिया के जीवन से परिचित होने पर मुझे भी उन पर एक खिंच सी थी। अंदर ही अंदर अच्छी भली लड़की को डुबा देने की बात कौंधती थी। अनीता, तुम्हारी रिया से अक्सर बात होती है। आखिर अजय चाहता क्या है? क्यों नहीं पटती दोनों में? तुम्हें क्या लगता है? अंकल ने पूछा। अंकल, ये सवाल ही गलत है कि अजय चाहता क्या है। एक बिगड़ा बच्चा जो चाहे उसे देते चले जाना कि बवाल ना मचाए, क्या ठीक है? अजय चाहता क्या है ये तो स्वयं अजय को खुद नहीं पता, न उसके माता पिता को। जहाँ तक रिया से ना पटने की बात है तो इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मुझे कहने में संकोच होता है। नहीं, तुम खुल कर कहो बेटी। अंकल, जब रिया शादी के बाद पहली बार मुंबई गई तो दोनों के रूप रंग के अंतर को देखकर हर व्यक्ति चौंकता था कि ऐसे लंगूर के हाथ हूर कैसे लग गई। अजय को लगा कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं, फिर हीनता का बोध होते ही वो जब तब अन्य लोगों के सामने बेवजह रिया को फटकारने का कोई मौका नहीं चूकता। वो उसे पांव की नोक पर रखता। रिया उसकी एक धमक से थर थर कांप जाती। अपने पुरुष अहम को तृप्त करने के लिए चीखते चिल्लाते हुए ये भूल ही जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते की सारी आदरता वो सोखता जा रहा है। 2 मिनट उससे बात करते ही उसकी मानसिक अस्थिरता का जायजा मिल जाता है। न जाने आपको कैसे। माफ कीजिएगा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। नहीं बेटी, तुम ठीक कह रही हो।
उस वक्त सोचा हमने भी था कि वो रूप रंग व्यक्तित्व में रिया की जोड़ी का नहीं है, परंतु स्वभाव ऐसा होगा ये कैसे मालूम होता। नहीं अंकल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर ही लिखा होता है कि वो क्या हैं। अजय उनमें से एक है। आप उसे किस तरह नहीं समझ पाए। ये ठीक है कि रूप रंग विशेष अर्थ नहीं रखते, मगर वो एक मानसिक रोगी है। उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए, परंतु इसके लिए जरूरी है कि पहले वो खुद और उसके माता पिता ये जाने कि तकलीफ क्या है और कहाँ है। हमने तो रिया को हमेशा शांत रहने व समझौता करने की ही सीख दी है अनीता, ताकि बात ज्यादा ना बढ़े। यही गलत कर रहे हैं आप। समझौता और सहने की घुट्टी पिला पिला कर लोग लड़कियों को नकारा बना डालते हैं। उन्हें स्वयं अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहता। प्रत्येक जायज नाजायज बात पर शांत रहने व समझौता करते जाने के नतीजे देखे आपने। अजय और उग्र होता गया और रिया बीमार। दरअसल रिया मुझे छोटी बहन जैसी है, इसलिए जानती हूँ। क्षमा करें, मुझे न चाहते हुए भी अप्रिय कहना पड़ा। नहीं अनीता, ऐसा मत सोचो। हमने खुद तुमसे सलाह मांगी है। समस्या सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर तुम क्या सोचती हो? क्या खुलकर कह सकती हो? भूल तो हमसे ही हुई है, इतना तो हम भी जानते हैं बेटी। अंकल, रिया की समस्या बड़ी बारीकी से मैंने समझा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु समाधान सिर्फ 2 हैं। पहला, अजय का इलाज करवाना, जिसकी संभावना कम से कम मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। दूसरा है रिया के जीवन के बारे में कोई ठोस कदम उठाना। पहला उपाय अजय और उसके माता पिता के पास है, दूसरा आपके पास। वो अपने बेटे बहू का सुखी दाम्पत्य चाहते होते तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता। परोक्ष रूप से ही सही, उन्होंने स्थिति को सुलझाने की जगह उसे और जटिल बनाया है। दूसरा उपाय करने के लिए बहुत सा साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए। अनीता, तुम अपनी सी ना लगती तो क्या हम तुमसे सलाह करते? हाँ, परसों रीना बेंगलुरु से आ रही है, तब जरूर आना बेटी। रीना के आते ही आप फोन कर दीजिएगा। रीना आते ही मुझसे मिलने आ पहुंची। वहाँ उसने अपना अधूरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करके एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था, जो खूब चलने लगा था। सफलता का नूर उसके चेहरे को दमका रहा था। अनी, कैसी हो भाई? अच्छा हुआ जो दिल्ली में मिल गई, वरना तुमसे मिलने मुंबई आना पड़ता। कितनी बार आई हो मुंबई, बता तो जरा। सच, इस बार मन बना लिया था कि जाना ही है। खैर, सुना हमारी रिया की क्या हाल है? इस हादसे के बाद अजय साहब का फुफकारना कम हुआ या नहीं? कुछ सबक लिया या वैसे ही हैं? खुद को कसूरवार मानकर कुछ तो पछता रहे होंगे। तुम भी रीना, आशावादी होना ठीक है, मगर किसी चमत्कार की आशा लगा लेना मूर्खता है। मैंने तो पिछली बार ही बताया था कि वहां स्थिति के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। फिर भी तुम लोग किस भ्रम में हो अब तक? ओह, चहकती रीना बुझ सी गई। अभी 3 महीने पहले ही तो रिया ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। रीना, यहाँ आने से 2 दिन पहले ही मेरी रिया से बात हुई थी। उसे मैंने नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो शायद ही वो मुझसे कुछ बताती। वो भी कहाँ चाहती है कि उसकी तपिश की आंच यहाँ तक पहुँचे। क्या कह रही थी? रीना की आंखें डबडबा गईं। कह रही थी, दीदी, जिस आदमी से लेश मात्र भी प्यार ना हो, उसके साथ पूरा जीवन काटना कितनी बड़ी सजा है। मैंने भी उससे यही पूछा कि बच्चे की मौत से अजय को
कुछ धक्का लगा क्या, तो बोली कि पता नहीं, पर रंग ढंग वही के वही हैं। घर में पैर रखते ही मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं, कभी हाथ से कुछ गिरता है, कभी कुछ। दीदी, क्या करूं? औरतें शाम को पति के आने का इंतजार करती हैं, और सच कहूं तो मैं सुबह उसके जाने का। जब तक वो घर में रहता है मुझ पर दहशत छाई रहती है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। रीना के कपोलों पर भी आंसू बह चले। वो फिर बोली, तनु के क्या हाल चाल हैं अनी? रिया ही कह रही थी कि तनु सब समझने लगी है, पापा से थर थर कांपती है, बहुत अंतर्मुखी होती जा रही है। पिछले दिनों अजय दहाड़ते हुए रिया पर हाथ उठाने को आगे बढ़ा तो वो एकदम सिटपिटा गई। बाद में पूछा था कि मम्मा, हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं क्या? अनजाने ही मासूम बच्ची अपनी माँ के हिस्से की पीड़ा भुगत रही है कच्ची उम्र में। अनी, बहुत पहले हम सभी भाई बहनों की जन्म कुंडलियां पापा ने किसी पंडित को दिखाई थी। जानती हो रिया के लिए वो क्या बोला था? कि ये लड़की कभी जमीन पर पांव नहीं रखेगी, रानी बनकर राज करेगी। फिर अजय की कुंडली के साथ रिया की कुंडली उसी से मिलाते वक्त कहा था कि ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है। तभी मम्मी पापा का इस रिश्ते को करने का पूरा मन बन गया था, जबकि पहले अजय कम ही अच्छा लगता था। अच्छा, तो ये बात थी। चौंकने की बारी अब मेरी थी। तभी आज तक मैं ये गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि ये रिश्ता हुआ कैसे, क्यों हुआ। अच्छी राजरानी बना के रखा है उसने रिया को, और राजपाट भी कैसा कि एक पैसा कभी मन से खर्च नहीं किया होगा। बोलने तक की तो इजाजत है नहीं। पंडित हाथ की रेखा को ठीक से पढ़ना नहीं जानता था, ना मिलाना जानता था जन्म कुंडलियों के ग्रह गोचरों को, पर चेहरे पढ़ना जरूर जानता होगा। तभी रिया के रूप और उसके पापा के आभिजात्य को देख राजरानी बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। संभावना भी वही थी। कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला पाखंडी पंडित वही कहता। उसमें अनहोनी क्या थी? अनहोनी तो ये थी जो घट रही है। अजय को उसके रूप रंग, काम धंधे, स्वभाव, संस्कार की कसौटी पर परखा जाता तो वो धुंध साफ हो सकती थी, मगर पंडित के दिखाए भविष्य के सतरंगे सपने ने ऐसा भ्रमित किया कि जो बेनूर बदरंग रंग सामने थे वो भी नजर नहीं आए। दिल्ली में रीना से इस मुलाकात के बाद मैं 3 साल से अधिक हुए उससे नहीं मिल पाई। मुंबई पहुंचते ही राकेश की फर्म ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। हम उधर चले गए। रिया से जाते वक्त फोन पर बात की तो उसे बड़ी हताशा हुई। इस शहर में एक मैं ही थी जिसके आगे कभी कभार वो अपने भारी मन को कह सुनकर हल्का कर लिया करती थी। मैं जब दिल्ली लौटी तो पता चला कि रीना और रिया यहीं हैं, भाई की शादी पर आई हुई हैं। तो नकुल इतना बड़ा हो गया, शादी हो रही है उसकी। दोपहर को रीना और रिया मुझे लेने आ पहुंची। ये रिया थी, कायाकल्प हो गया था उसका, चहक रही थी। आवाज में भरपूर आत्मविश्वास उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, पर आंखों के कोनों में पसरा हल्का सूनापन मुझसे छिप नहीं रहा। इस पर भी उसका पूरा व्यक्तित्व बदला सा था, स्वस्थ, स्मार्ट। मैं हैरत से उसे ही देखे जा रही थी, बिना कुछ बोले। आगे बढ़कर मेरा हाथ दबाते वही बोली, दीदी, रिया के इस रूप को देखकर चौंक गई ना? मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने खूब रोया। क्या आप बाकी की कहानी नहीं सुनना चाहेंगी? ओ रिया, जरूर सुनूंगी। बल्कि सच कहूं तो तुम्हें देखकर आश्चर्य तो हो रहा है, साथ ही इतनी खुशी हो रही है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपने उन दिनों मुझे कितना सहारा दिया।
मैं इसे क्या भूल सकती हूँ? हट पगली, दीदी भी कहती है। और तो चल अनी, आज जी भर कर बातें करेंगे। कल से शादी की गहमा गहमी में रिश्तेदारों की भीड़ में एकांत नहीं मिल पाएगा। रीना बोली। जो रिया ने बताया सच में वो किसी नाटक जैसा था। दीदी नकुल मुंबई आया था अपने किसी काम से। फोन खराब होने के कारण उसके आने की सूचना नहीं मिली थी। अचानक पहुंचा। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसके मुंह पर अजय द्वारा फेंका गया तनु का ड्रेस पड़ा और कानों में पड़ी उसकी फुफकार। इस तरह की खुली स्लीव्स ड्रेस तनु को पहना होगी? पूरे कंधे, पीठ खुली। समझती क्या हो अपने आप को? कुछ शऊर है? कहा किसने था उसके कपड़े लाने को? इतने तो पड़े हैं। एक ही बात को लगभग दहाड़ते हुए दोहरा रहा था। चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। सामने रिया मूर्ति बनी भावहीन खड़ी थी। तनु कांप रही थी। धृतराष्ट्र और गांधारी बने सास ससुर घर को कुरुक्षेत्र बना देख अनदेखा करते अपने कमरे में बैठे थे। उनके लिए ये हमेशा का जाना पहचाना दृश्य था। नकुल को देख एक बारगी अजय सकते में आ गया। क्या हुआ? उसका इतना पूछना भर था कि अजय दोगुने वेग से गरजने लगा। अपनी इस बेवकूफ बहन से पूछो, कोई काम ढंग से नहीं करती। इसको मना किया हुआ है, फिर भी ऐसा बेहुदा ड्रेस लाई है। कहने को उसके पास क्या था? दिल को ताड़ बना देने की आदत के पीछे चोट उसके अहम ग्रस्त वजूद पर इतनी सी बात से लग गई कि रिया अपने मन से एक कपड़ा भी बेटी के लिए क्यों ले आई? 8 साल की बच्ची के लिए स्लीवलेस कपड़े में उसे क्या बुराई नजर आ गई? तनु के हाथ से झपट कर ड्रेस को रिया के मुंह पर मारा था। बीच में आ गया नकुल। साले साहब का इस तरह स्वागत सत्कार हुआ। युवा नकुल का इससे खून गर्म होना लाजमी था। अपनी प्यारी बहन को बेवकूफ और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाना सहन नहीं कर पाया। उस समय वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर नीचे जाकर अपने पापा को फोन किया। पापा, मैं रिया दीदी को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या बात हो गई? वो ठीक तो है ना? वो सब बातें वहीं आकर होंगी पापा। बेटा, आखिर कुछ कहो भी। हुआ क्या आखिर? क्या कहूँ? जीजा जी का जो रंग मैंने यहाँ देखा, बस कैसे बताऊं? सुनो नकुल, मैं रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तब तक कुछ मत कहना। वापस ऊपर बहन के पास आया, तब तक अजय जा चुका था। रिया के ससुर नकुल के पास बैठे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिंदगी का स्याह रंग पुता था उनके चेहरे पर। संभ्रांत पर्दे के पीछे छिपा बदरंग रूप सामने आ चुका था। इतना होने पर भी रिया ने भाई की पसंद का खाना बनाया, पास बैठकर मनुहार कर खिलाया। ये वही रिया थी जिससे कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता तो रूठ जाती, खाना नहीं खाती थी। सहते सहते शायद संवेदना शून्य हो गई थी। पापा शाम को आकर होटल में रुके और फोन कर नकुल को बुलाया। उसने जो कुछ हुआ सब बताया। पापा, सुनने में मामूली बात लगेगी, किंतु उस वक्त जीजाजी का जो रूप मैंने देखा, मैं तो डर गया दीदी कैसे सहती होगी। अनायास ही हाथ सूजे चेहरे पर चला गया। पापा ने भी देखा, सहलाया, फिर गंभीर हो गए। दूसरे दिन नकुल रिया को घुमाने के बहाने होटल में ले आया। पापा को देखकर चौंकी थी रिया। पापा का उदास खिला चेहरा देख ग्लानि से भर उठी। उफ, उस दिन दरवाजा बंद होता तो कम से कम ये सब ना होता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर नकुल की जिद के कारण पापा रिया के ससुर से और अजय से मिलने पहुंचे। इतने वर्षों में कभी किसी तरह का
उलाहना ना देने वाले और हमेशा बेहद विनम्रता व शालीनता से पेश आने वाले समधी ने जब नकुल के साथ ऑफिस में प्रवेश किया तो दोनों बाप बेटे सिटपिटा गए। गंभीर व दृढ़ शब्दों में रिया के पापा ने दो बातें सामने रखी कि या तो रिया को यहाँ किसी काम में लगाकर व्यस्त रखा जाए या फिर वो उसे साथ दिल्ली ले जाकर कुछ करवाएंगे। वो नहीं चाहते कि लगातार के तनाव से उनकी बेटी बिस्तर पकड़ ले। न अजय का कोई दोष बताया, न समधी को कोई उलाहना दिया। उनके ठहरे हुए शब्दों की गूंज ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे के पास एक विकल्प चुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। तब स्नातक के बाद की गई रिया की मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की AMI की डिग्री काम आई। नकुल और पापा ने जगह लेने से लेकर उसे व्यवस्थित करने, रजिस्ट्रेशन करवाने, विज्ञापन देने, फर्नीचर बनवाने और अनेक छोटे बड़े काम वहीं रहकर अपनी देखरेख में पूरे करवाए। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे, रिया का स्कूल शुरू करवा कर ही जाएंगे। दीदी जानती हैं, स्कूल का सारा खर्च मेरे ससुर ने दिया। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं। सुबह 10 से 2 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए मजे से स्कूल चला रही हूँ। बच्चों के भोले चेहरे देखकर, उनकी प्यारी बातें सुनकर मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। अजय भी अब पहले की तरह नहीं चीखते चिल्लाते, मेरे किसी काम में अब दखल अंदाजी भी नहीं करते। एक मूक समझौता हो गया है, बस ठहराव आ गया है दीदी। यानी कि आपसी प्रेम के बिना भी व्यस्तता व अपने होने की सार्थकता ने रिया को संयत कर दिया था। अलगाव या दूसरे रास्ते नए तरह का तनाव पैदा कर सकते थे। वैसे सभी के हिस्से में सारे सुख कहाँ होते हैं। जो नहीं बदल सकता था, नहीं बदला। मन पर लगे घाव बार बार चोट खाकर नासूर बन रहे थे। उन पर खूरट आ गए थे। निशान तो थे ही, जो बीत गया वो लौट नहीं सकता था। बस जो समय बचा था उसे संवारा था उसने। पर यह भी तब हुआ था जब कांपती लौ को 2 हाथों की ओट मिली थी, वरना झंझावतों के थपेड़ों से लौ बुझ ही जाती।